हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर ऐसा ही आएगा 2024 बोर्ड एग्जाम में 10th हिंदी का आप सभी का बोर्ड का पेपर। ठीक है, अगर आप सभी लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आप सभी का इस बार हिंदी में, ठीक है, 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का, ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, और यहाँ पे हम आप सभी को इस पूरे उत्तर के साथ बताएंगे, एक एक उत्तर को हम आपको बोर्ड की कॉपी पर लिखकर बताएंगे। ठीक है, किस तरह से आपको लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। ठीक है, पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम आप सभी को इस वीडियो में देंगे। तो आप सभी को सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नए तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को, ठीक है, ये पूरा पेपर समझ में आएगा। और यहाँ पे हम आप सभी को ये जो OMR शीट है इसको भी पूरा भर के सभी आंसर को यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे पेपर में अपना रोल नंबर लिखना है 10 अंकों का और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये 2024 बोर्ड का हिंदी का बिल्कुल वायरल पेपर है और यहाँ पे जो इस हिंदी के पेपर का संकेतांक है वो 826 DB है। ठीक है, और ये क्या है, काफी वायरल पेपर का संकेतांक है। आपका जो 2024 बोर्ड में आपको हिंदी का पेपर मिलेगा ये वही संकेतांक है। ठीक है, यही संकेतांक का पेपर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप सभी को इस हिंदी के पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। आपको ये जो 15 मिनट का समय, इसमें आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है और ये आप सभी का पूर्णांक 70 का रहेगा। ठीक है, इसमें आप सभी को नंबर लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे निर्देश दिए उसको पढ़ लेना है आप सभी को, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना। तो प्रारंभ के जो 15 मिनट है आप सभी को इस पूरे प्रश्न पत्र को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें से सही विकल्प का चयन आपको OMR शीट पर करना है और आपको ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है, वो भी डार्ट पेन का यूज करना है। ठीक है, बॉल पॉइंट पेन का मतलब डार्ट पेन का यूज करना है जो 5 रुपए वाली में मिलती है। और इसके बाद सही विकल्प वाले गोले को आपको पूर्ण रूप से काला करना है या नीला करना है। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 1 नंबर का, इसलिए यहाँ पे क्या है 20 क्वेश्चन है 20 नंबर का है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात आप सभी को उसको काटना नहीं है। ठीक है, नहीं आपको उसको इरेजर करना है, नहीं व्हाइटनर का यूज करना है। आपको बिल्कुल समझ करके उस क्वेश्चन के आंसर को गोले को भरना है, क्योंकि अगर आप लोग एक बार उसको भर दिए तो आप लोग उसको दोबारा मिटा नहीं सकते, वहां पे दूसरा गोले को भी आप लोग नहीं भर सकते, सिर्फ एक ही गोले को भरना है। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न जो है उनके सामने अंक उसके निर्धारित है, उसी अंक को देखकर आपको उसी हिसाब से उसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, खंड अ है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 1 नंबर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जितने, देखिए ये पेपर बिल्कुल वायरल पेपर हिंदी का और इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी बिल्कुल वायरल कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इस बार भी 100% गारंटी, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, सभी यही क्वेश्चन इसमें आपके मिलेंगे पेपर में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन पहला ही राइट है। जो अशोक का फूल है ये क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। तो यहाँ पे ऑप्शन का राइट है। तो इसको आपको OMR शीट में कैसे भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए आपको सबसे पहले इसका संकेतांक लिखना है। पेपर का संकेतांक आपको यहाँ पे मार्का सीरीज में भरना है, यहाँ पे D और B। तो इसमें आपको D भर देना है और इसमें B भर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम पेंसिल से भर रहे हैं, आपको इसको पेन से भरना है। और इसके बाद इसमें कहाँ D है आपको उसको कलर करना है। ठीक है, D यहाँ पे था जो मिट किया है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से इसको कलर करना है। इसमें B कहाँ पे है तो उस B को आपको भरना है। ठीक है, तो इसमें B यहाँ पे, तो आपको इसको इस तरह से भरना है और आपको ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से भरना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना है इस तरीके से। और इसके बाद क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में पहले का पहला राइट था तो आपको इस तरीके से, यानी पहले का राइट है, आपको ऐसे गोला रहेगा, यहाँ पे ऐसे आपको गोले को भरना है। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र
ठीक है, इसके लेखक कौन है, ये कृति है, रचना है, इसके लेखक यहाँ पे पूछ रखा है। तो मोहन राकेश है, राहुल संस्कृत्यायन है, या डॉक्टर धर्मवीर भारती है, या अज्ञे है। ठीक है, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है। तो यहाँ पे देखिए जो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है वो राहुल संस्कृत्यायन है। ठीक है, ऑप्शन ख राइट है। देखिए ये जो राहुल संस्कृत्यायन है ये काफी ज्यादा यात्रा करते थे। ठीक है, और यात्रा पे इन्होंने कहानी भी लिखा हुआ है, इसलिए ये ज्यादा घूमते थे, इसलिए ये घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक भी इनको कहा जाता था। तो यहाँ पे ठीक है इस तरीके से ऑप्शन ख राइट है। नेक्स्ट है ठूठा आम किसकी रचना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ठूठा आम किसकी रचना है, ऑप्शन क यानी भगवत शरण उपाध्याय का ठूठा आम रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं, कौन है, जयप्रकाश भारती हैं, धर्मवीर भारती हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या प्रताप नारायण मिश्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक जयप्रकाश भारती, ऑप्शन क राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे पांचवा, हिंदी की प्रथम कहानी है, कफन है, ममता है, इंदुमती, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पे प्रथम कहानी पूछ रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे इंदुमती जो है ये क्या है, हिंदी का प्रथम कहानी है। अगर यहाँ पे पूछ रखता कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन है, तो वो नहुस है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को सभी OMR सेट में ऐसे ही भरते जाना है। ठीक है, जिससे हम आपको फर्स्ट वाला भरकर ऑप्शन बताएं। नेक्स्ट है अंजलि काव्य के रचयिता हैं, वियोगी हरि हैं, राम कुमार वर्मा हैं, विष्णु प्रभाकर है, या राम नरेश त्रिपाठी। तो अंजलि काव्य के जो रचयिता हैं वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, या राम कुमार वर्मा, ऑप्शन ख राइट है। सातवां क्वेश्चन है हरी घास पर क्षण भर के लेखक हैं। ठीक है, तो हरी घास पर क्षण भर के लेखक जो हैं वो कौन है, अज्ञे जी हैं। ठीक है, ये इनका शार्ट नेम है और फुल नेम इनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ग राइट है। नेक्स्ट है बिरगाथा काल के कवि हैं। ठीक है, तो बिरगाथा काल के जो कवि हैं वो चंद बरदाई हैं, ऑप्शन यहाँ पे ग है राइट। ठीक है, और इसके लेखक यानी पृथ्वीराज रासो हैं। तो पृथ्वीराज रासो की रचना चंद बरदाई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ग वाला ऑप्शन जो है राइट है, याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक हैं। तो देखिए कौन है, अज्ञे हैं, दिनकर है, नागेंद्र है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो देखिए परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक जो हैं वो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। उनका यहाँ पे टाइटल दिया है दिनकर, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ख राइट। और उनका पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, नेक्स्ट है आंसू के रचनाकार हैं। तो आंसू के जो रचनाकार है वो जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन यहाँ पे घ राइट है। आंसू, तितली, इरावती, अपूर्ण, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है हास्य रस का स्थायी भाव है। देखिए आप सभी के एग्जाम में अब जो हास्य रस, करुण रस, छंद, अलंकार है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आएंगे। तो यहाँ पे हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ऑप्शन ख राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 12 उपमा के कितने अंग होते हैं, तो उपमा के 4 अंग होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे ख राइट है। रोला में कितने चरण होते हैं, तो रोला में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे ख राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो जो आकर्षण शब्द है और यहाँ पे उपसर्ग पूछ रखा है। ठीक है, उपसर्ग में आप सभी को आगे के शब्दों को देखना है, यानी ये जो आकर्षण शब्द है इसके आगे का शब्द क्या है, तो इसके आगे का शब्द क्या है, आ है। तो यहाँ पे उपसर्ग इसका क्या हो जाएगा, आ, ऑप्शन यहाँ पे घ राइट है। ठीक है, और देखिए ये जो हम आपको हिंदी का पेपर बता रहे हैं क्लास 10th का, ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, क्योंकि जो आपका इस बार हिंदी का पेपर आ रहा है उसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन इस बार चेंज हो चुके हैं, कुछ नए शब्द भी आ गए हैं। ठीक है, और जैसे कुछ आप सभी के यानी एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र जो है इस बार आएगा, तो आपके ये पेपर जो इस बार का उसमें कुछ क्वेश्चन बढ़े हुए, उसी न्यू पैटर्न पे आधारित ये आपका बोर्ड का पेपर है। ठीक है, तो आप लोग इसको काफी अच्छे तरीके से समझिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे शताब्दी में कौन सा समास है। देखिए समास पूछ रखा है और यहाँ पे शताब्दी दिया हुआ है। शताब्दी मतलब क्या कि 100 वर्षों का समूह, यानी इसमें क्या है, 100 क्या है, एक संख्या है। ठीक है, 100 क्या है, एक संख्या। और यहाँ पे जहां पर भी संख्या पूछ रखा है यानी संख्या का भेद होता हो वहां पे द्विगु समास होता है। ठीक है, क्योंकि जो द्विगु है ये खुद एक संख्या है, इसमें द्विगु का मतलब 2 गायों का समूह। ठीक है, यानी 2 गाय का समूह, इसलिए यहाँ पे जहां पर जैसे चौराहा हो गया तो उसमें क्या है, 4 राहों का समूह हो गया। ठीक है, तो उसमें द्विगु समास है, यानी जहां पे संख्या का आरोप हो, संख्या का भेद हो, वहां पे द्विगु समास होता है। ऑप्शन करेक्ट है, इसको आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया। नेक्स्ट है यहाँ पे
रात का तत्सम होगा, रात का तत्सम पूछ रखा है, रात्रि होगा, ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, देखिए अब देखिए आपके एग्जाम में शब्द रूप इस बार इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे आएगा तद यानी स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, तो यहाँ पे ताभ्य होगा, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। हम आपको शब्द रूप और विभक्ति वाला जो होता है धातु रूप सभी का हमने ट्रिक बताया हुआ, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग हमारे चैनल पे, ठीक है, प्लेलिस्ट में देखिए। तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करोगे विभक्ति पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहाँ पे हमारी वीडियो आ जाएगी, वहां से आप लोग देख लोगे, ठीक है। और शब्द रूप पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय, तो वहां पे भी हमारी वीडियो आ जाएंगी। तो इस तरह से आपको जो भी वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम आप लोग लेकर के, ठीक है, और हमारे चैनल का नाम लेकर सर्च कीजिए किसी भी सब्जेक्ट का। हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट की स्टडी होती है, सभी आपको जो भी ट्रिक और टिप्स चाहिए, सभी विषय में पास होने की ट्रिक या कॉपी लिखने की ट्रिक, क्वेश्चन आंसर की इंपॉर्टेंट, ठीक है, सभी हमारे चैनल पे। आप लोग सिर्फ जो टॉपिक चाहिए उसका नाम और हमारे चैनल का नाम लेकर के आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वहां पे हमारी वीडियो आ जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पे 18 वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है कहलाता है। अब देखिए ये सब जो शब्द हैं, यहाँ पे 3 शब्द आपके पेपर में इस बार हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नए आए हैं, ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नया आया है। तो यहाँ पे देखिए वाक्य का वह सब भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना दे रहा है वो क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, विधेय। नेक्स्ट है यहाँ पे 19 क्वेश्चन, ये भी नया है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं तो उसे कहते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, देखिए कर्म के अनुसार है तो उसे कर्मणि का प्रयोग कहते हैं, ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, ये आप लोग पहले से ही पिछले कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हो, उसे सर्वनाम कहते हैं, ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से ये हो गया 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं और आपको उसको कैसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे अब 21 क्वेश्चन में आ गया खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है, और ये 6 नंबर का है, यानी इसमें आप सभी को यहाँ पे दिया है और एक अथवा करके दिया है। दोनों में से आपको जिसका आंसर याद है आप लोग काफी अच्छे तरीके से, जिसका संदर्भ याद है आप लोग उसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें 3 क्वेश्चन है, आप सभी को तीनों क्वेश्चन का जो पर क्वेश्चन 2 नंबर का 3 क्वेश्चन आप लोग करोगे 6 नंबर आपको मिलेंगे। दिया निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर क्या करेगी, उन्नति की ओर उठाती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यानी उन्नति की ओर उठाती जाएगी, इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप सभी को क्या करना है, इसमें आपको प्रश्न पढ़ना है। सबसे पहले उपर्युक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। सबसे पहले संदर्भ में क्या लिखना होता है, सबसे पहले संदर्भ के लिखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो यहाँ पे दिया है गद्यांश ये किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है, ठीक है, क्योंकि यही आपको लिखना है। और यही अगर आप लोग संदर्भ में पाठ का नाम लेखक का नाम गलत कर दोगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, 1 भी नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसी पर नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको इसको पहचानना होगा, तो पहचानने का भी हम ट्रिक बताए हुए हैं, ठीक है, गद्यांश पद्यांश पहचानने की ट्रिक। तो आप लोग उस ट्रिक को भी चैनल पे हमारे अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पे भी हम आप सभी को बता दें, जैसे यहाँ पे संगति दे दिया, ठीक है, और इस तरह से कुसंग दे दिया, तो आप सभी को क्या होगा, यानी ये जो है ये मित्रता पाठ से है और इसके लेखक जो है इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। तो आपको इस तरह से अब आपको संदर्भ कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे खंड ब लिखना है, क्योंकि ये खंड ब के क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है 21 का आप लोग को जो भी यहाँ पे लिखना है आप लोग 21 का, ठीक है, लिख दीजिएगा क, ऐसे हमने यहाँ पे दूसरा नंबर लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे गद्य आप लोग सॉल्व करो तो यहाँ पे आपको गद्य लिखना है। हिंट्स के रूप में आपको आगे के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड यहाँ पे गद्यांश का लिख देना है। कुसंग का जोर डैश डैश उठाती जाएगी, तो आपको यहाँ पे गद्य हेडिंग डालकर कुसंग का जोर डैश डैश उठाती जाएगी, इस तरह से लिखना है। इसके बाद आपको सबसे पहले संदर्भ क्वेश्चन में बोला, तो यहाँ पे आप लोग अ भी लिख सकते हो, पहला भी लिख सकते हो, संदर्भ हेडिंग डालकर आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश, क्योंकि ये गद्यांश है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है, जैसे लिखे वैसे ही आपको लिखना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। आपको ब्लैक पेन का यूज करना है और इस तरह से लिखना है।
ठीक है। ऐसे जो संदर्भ होता है ऐसे एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं। तो पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित, क्योंकि ये गद्य खंड है, अगर आप लोग पद का लिखोगे तो यहाँ पे पद खंड लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर ऐसे लिखना है इसी तरीके से। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए रेखांकित अंश का व्याख्या का मतलब जिन वर्डों के नीचे यहाँ पे अंडरलाइन दिया है सिर्फ आपको उसी का व्याख्या करना है, बाकी आपको इतने बड़े गद्यांश का व्याख्या नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से हेडिंग डालना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए आपको इसमें क्या है, जो यहाँ पे है यहाँ से जिसके नीचे अंडरलाइन है उसी शब्दों का आपको व्याख्या करना है। सिर्फ आपको थोड़ा सा इसको अपने शब्दों में बनाकर लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आपको शुरुआत कैसे करना है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताए हैं। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर, ठीक है, गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। तो ऐसे ही आप सभी को लिखना है जैसे यहाँ पे हम आपको बताएं। इसके बाद एक क्वेश्चन होता है इसमें, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर आप सभी को इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। जैसे कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो कि यानी विनाशकारी होता है। आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे कुसंग का प्रभाव विनाशकारी होता है, ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। इस तरह से आपको लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो 2+2+2 यानी 6 मार्क्स आपका बिल्कुल पक्का है। एक भी नंबर टीचर, कोई भी टीचर नहीं काट सकता, ये मेरी गारंटी है। आपको ऐसे ही लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अथवा क्वेश्चन दिया, आप लोग फर्स्ट वाले को कीजिए या इसको कीजिए, जिसका संदर्भ आपको काफी अच्छे तरीके से याद है आप लोग उसी का आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया, उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए और न ही बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए जिनसे क्या हुआ, मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगे उठती है। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रियों विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निशाचियों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ठीक है। ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में प्रतीत होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों के साथ न रहना चाहिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दिया है, इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले आप सभी को इसको पहचानना है ये किस पाठ के है और इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये मित्रता पाठ से ही है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, और यहाँ पे 2 दे दिया है मित्रता पाठ से ही आप सभी को कंफ्यूजन करने के लिए, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं। आप लोग सोचते हो कि एक तो मित्रता पाठ का है दूसरा थोड़ी नहीं रहेगा, लेकिन दोनों यहाँ पे मित्रता पाठ का दे दिया, ठीक है। अब आपको देखिए इसमें गद्यांश का संदर्भ में आपको वही लिखना है, यानी इसमें आप सभी को वही लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। और इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको यहाँ से लिखना है, यानी जिनकी से लेकर के खाएगा यहाँ तक आपको इसकी व्याख्या करना है। तो आप सभी को रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, ठीक है, शब्दों का आपको व्याख्या करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे आपको बोल देते हैं, ठीक है, समझा देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसे हृदयहीन लोग प्रकृति के सौंदर्य का भी आनंद नहीं ले सकते, जिनको बाग बगीचों में खिले सुंदर फूलों का, ठीक है, सौंदर्य व कल कल ध्वनि से बहने वाले झरनों और नदियों की मधुर ध्वनि भी अपनी ओर आकृष्ट नहीं करती है, यानी आकर्षित नहीं कर पाती है। जो सागर में उठने वाले जो यहाँ पे तरंगे होते हैं, ठीक है, तरंगे होते हैं, रहस्यों से भी अनजान हैं, जो लोग परिश्रम करने में भी क्या करते हैं, प्रसन्नता का अनुभव नहीं करते हैं, जिनके हृदय में प्रेम की भावना ही नहीं रहती है बिल्कुल, तथा जिनके मन में सुख सहयोग तथा स्नेह से प्राप्त होने वाली शांति का स्वथा अभाव रहता है, ऐसे लोग मित्रता करने के योग्य नहीं होते हैं, ठीक है जी। ये भी कहते हैं कि जो लोग केवल
विषय वासनाओं में फंसे हैं तथा इंद्रियों के सुख को क्या करते हैं, सर्वोपरि मानकर उसी की प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, संघर्ष करते हैं, जिनका हृदय गंदे व घृणित विचारों से सदैव युक्त रहता है। ऐसे लोग दिन प्रतिदिन अपने बुरे विचारों व बुरे आचरण के कारण विनाश की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, यानी विनाश की हो जाता है तथा अवनति व अज्ञान के दलदल में फंसकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी को उन पर दया आती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तरस न खाए, यानी दया आती है। और क्या होता है, दया जब आती है तो ऐसे विनाश व पतन की ओर जाने वाले लोगों के साथ कभी भी मित्रता आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दया और तरस खाकर ऐसे लोगों के साथ आपको मित्रता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे अपने गंदे विचारों से दूसरे को केवल मार्ग से भटका ही सकते हैं। ऐसे भ्रष्ट आचरण वाले व्यक्ति का साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका व्याख्या करना है। नेक्स्ट है, हमें किस प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो देखिए, इसका भी आंसर आप सभी को इसी में मिल जाएगा, यानी आपको किस प्रकार के व्यक्तियों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो जिन लोगों का हृदय जो है वो नीच और बुरे विचारों से दूषित है। ठीक है, क्या है, नीच और बुरे विचारों से दूषित है, ऐसे लोगों के साथ आप सभी को नहीं रहना चाहिए, जो इंद्रियों के सुख में ही सिर्फ लिप्त रहते हैं और उनको दुनिया से क्या लेना देना है उनको ये नहीं पता चलता है, तथा जो इंद्रियों के सुख को ही अपनी परम तृप्ति मानते हैं। ऐसे लोग दिन प्रतिदिन अज्ञान के अंधकार में डूबते हुए विनाश की ओर बढ़ते जाते हैं। ऐसे लोग के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। इस तरह से आपको इसका पूरे का व्याख्या आपको करना है। जो भी हमने आपको बताया आप लोग इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे बिल्कुल वायरल है, सभी आपके पेपर में छपेंगे। उसके बाद देखिए 22 क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन इसमें भी है, 2 नंबर पर क्वेश्चन का। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जेव गूगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबकी सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात युगति ताते, सुर सगुन पद गावे। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और इसमें एक क्वेश्चन है उसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको किस तरह से लिखना है एग्जाम में, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पद सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पद लिखना है, यहाँ पे अ वाला क्वेश्चन में पद, और यहाँ पे आपको ये जो पद्यांश दिया आपको आगे के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड को डैश डैश करके लिख देना है। जैसे अभिगत गति डैश डैश, आपको यहाँ पे पद गावे तक आपको यहाँ पे डैश डैश करके लिख देना है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। संदर्भ आपको हेडिंग डालना है और इसमें आपको पहचानना है ये किस पाठ का है। ये जो पद्यांश है ये सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है और ये सूरसागर से लिया गया है। तो आपको इस तरह से लिख देना है प्रस्तुत, और ये पद्यांश है तो आपको पद्यांश लिखना है। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद खंड लिखना है। पद खंड में संकलित सूरसागर नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता जो हैं वो सूरदास जी हैं, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो आपको सिर्फ उसी का व्याख्या करना है जिसके नीचे अंडरलाइन है, यानी अभिगत से लेकर के भावे तक आपको व्याख्या करना है। तो इस तरह से हेडिंग डालना है, आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। यहाँ पे क्या कहा गया है, जिस प्रकार से जैसे कोई भी गूंगा व्यक्ति है, ठीक है, आप सभी लोग उस गूंगे व्यक्ति को कितना भी अच्छा चीजें क्यों न खिला दो, कितने ही मीठे स्वाद के आप लोग फल खिला दो, कोई भी स्वादिष्ट चीजें खिला दो, लेकिन वो गूंगा व्यक्ति, ठीक है, अपने अंदर उन सब फलों का, उन सब चीजों का, ठीक है, वो अपने अंदर ही आनंद लेगा। यानी हाँ, उसको लगेगा कि काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो आपसे कह नहीं सकता, यानी अपने बाड़ी से, अपनी आवाज से वो आपको कह नहीं सकता कि हाँ ये जो आप फल खिलाए हो या कोई भी स्वीट खिलाए हो ये काफी मीठा था, काफी स्वादिष्ट था। ठीक है, ये वो क्या है, वो अपने बाड़ी से उसको व्यक्त नहीं कर सकता, सिर्फ वो अपने अंदर ही अंदर वो चीजों को खाकर वो प्रसन्न हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए क्या है कि जो निराकार ब्रह्म है, ठीक है, उसकी जो सत्ता है वो अज्ञात है, उसको शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। जो निराकार ब्रह्म है उनकी भी क्या है, वो भी एक गूंगे व्यक्ति के समान ही है, उनको बाणी से व्यक्त करना जो है वो कठिन है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए निराकार ब्रह्म की सत्ता जो अज्ञात है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर प्राप्त करता है, उसे फल रस तो मिलता है और उससे परम संतोष भी मिलता है, आनंद भी मिलता है, किंतु वो वाणी से उसको व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को लिखना है। यहाँ पे अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगम अगोचर से तात्पर्य है निराकार ब्रह्म की। ठीक है, और निराकार ब्रह्मा को वाणी से व्यक्त करना क्या है, बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जो है वो इंद्रियों के पहुंच के बाहर है। निराकार ब्रह्म इंद्रियों के पहुंच के बाहर है। तो इस तरह से आप सभी को इसका आंसर लिखना है। अथवा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोय, जा तन की झाई परे श्यामू हरित दुति होय। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, आप लोग को दोनों में से किसी एक को करना है। पहला है पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, और इसमें एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको पहचानना है कि ये जो है ये किस पाठ का है और इसके लेखक जो है वो कौन है। ठीक है, तो ये जो है ये भक्ति नीति पाठ से लिया गया है और इसके लेखक बिहारी लाल हैं। अब यहाँ पे देखिए सब संदर्भ में आपको क्या लिखना है, वही चीजें आपको लिखना है जो हमने आपको पहले बताया, सिर्फ आपको पाठ और लेखक के नाम की जगह ठीक है आपको चेंज करना है। यानी लेखक की जगह आपको बिहारी लाल लिखना है, रचयिता में मतलब कवि की जगह, और पाठ की जगह आप लोग भक्ति नीति लिखिएगा। तो आप लोग ठीक है इसका संदर्भ लिख लोगे, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है सिर्फ आपको, यानी ये पूरा जो दिया है पूरा का व्याख्या आप सभी को करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लिखा गया है ये बिहारी लाल के द्वारा लिखा गया है, और ये क्या है कि ये राधा जी और कृष्ण जी के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा इसका व्याख्या। इसमें क्या है कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने राधा जी की प्रस्तुति की है। ठीक है, वे उनकी कृपा पाना चाहती है, यानी श्री कृष्ण जी की कृपा पाना चाहती है और सांसारिक बाधाओं को दूर करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप सभी को इसका लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी ने किसकी प्रस्तुति की है, तो ये राधा जी की है। ठीक है, सिर्फ आपको इसमें इतना ही थोड़ा सा लिखना है। 23 क्वेश्चन है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ पे मिलेंगे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे मिलेंगे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाच्य केंद्र स्थलम अस्ति, यहाँ से लेकर के कारितः तक दिया हुआ है। इसमें 2 दिया है, आपको किसी एक का ही सिर्फ आपको व्याख्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसको भी पहचानना होगा कि ये किस पाठ का है, तभी आप लोग को संदर्भ पे 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन से ही आपको पहचान में आ रहा है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाच्य केंद्र स्थलम अस्ति, और देखिए यहाँ पे संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल कौन है, वाराणसी है। तो ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अब आपको इसको लिखना कैसे है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको भी इसमें गद्य डालना, या आप लोग यहाँ पे संस्कृत गद्य भी लिख सकते हो। ऐसा नगरी डैश डैश कारितः, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। इसका यहाँ पे ऐसा नगरी डैश डैश कारितः लास्ट वाला। प्रस्तुत गद्यांश, या आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आप सभी को इसको पढ़ने के बाद इसी के हिसाब से बनाना है। ठीक है, संस्कृत अनुवाद, तो यहाँ पे यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश चारों ओर फैला है वाराणसी से। और यहाँ पे मुगल युवराज दारा शिकोह ने यही आकर क्या किए थे, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि उसने उपनिषदों को अनुवाद फारसी भाषा में कराया। जो उपनिषद थे उनका अनुवाद किस में कराया, फारसी भाषा में कराया। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है। ऐसे ही वाला क्वेश्चन है, ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दिया हुआ है। अब इसमें भी आपको पाठ पहचानना है, तो ये भारतीय संस्कृति है पाठ से लिया गया है। ठीक है, और आपको इसका व्याख्या भी कर लेना है। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से आपको किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये भी 5 नंबर का है, 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे मिलेंगे। 2 दिया है, किसी एक का ही करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका आपको किस तरह से लिखना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नंबर लिख देना है। ठीक है, संस्कृत पद्य आप लोग लिख सकते हो या श्लोक लिख सकते हो। यहाँ पे सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्,
अब इसका आपको किस तरीके से संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी लोग सुखी हो, ठीक है। सर्वे सन्तु निरामया यानी सभी लोग रोग रहित हो, यानी कोई किसी को भी रोग न हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ठीक है। यहाँ पे क्या, सब कल्याण को देखे, यहाँ पे पश्यन्तु मतलब देखना होता है। माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी दुखी न हो, अर्थात सभी के कल्याण की कामना की गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या, अथवा क्वेश्चन है। इसमें इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। आप सभी को इसका आंसर भी लिख लेना है। ये जो है ये जीवन सूत्राणि चैप्टर से आपको संदर्भ में इस तरह से लिखना है। और इसका क्या हो जाएगा, यानी अनुवाद कि जो यक्ष हैं, ठीक है, वो पूछते हैं कि विदेश में रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है, और गृहस्थ यानी घर में रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। यहाँ पे देखिए जो युधिष्ठिर है वो यक्ष के पूछे गए क्वेश्चनों का अब आंसर दे रहे हैं। तो उनका जवाब क्या है, साथ जा रहे हैं जो लोगों का दल है, ठीक है, वो क्या है, जिसे कारवा कहते हैं, वो विदेश में रहने वालों का मित्र है। और जो घर में रहने वाला है उनका मित्र उनकी पत्नी है, ठीक है, जैसे उनकी पत्नी हो गई। और रोगी जो है उनका मित्र कौन हो गया, वैद्य हो गया यानी डॉक्टर हो गए। और मरने वालों का मित्र जो है दान है, यानी जिस तरह से वो दान किए रहेंगे उनको उसी तरीके से, ठीक है, मित्रता मिलेगा। तो ये इस तरह से आपको इसका पूरा लिखना है। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पे, ठीक है, ये 3 नंबर का है। ये देखिए जो है क्वेश्चन आता है, ये आपकी जिला वाइज होता है। आप लोग जिस जिले के हो उसी हिसाब से आपको सिर्फ एक का ही आंसर लिखना होता है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता आप लोग किस जिले के हो, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम आप सभी को उसी हिसाब से बता देंगे कि आपको कौन सा याद करना है। या आप लोग इसको क्वेश्चन बैंक से पता कर सकते हो, उसमें जिला दिया होता है। या आप लोग अपने टीचर से भी पूछ सकते हो कि हमें कौन सा पढ़ना है, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लेते हो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं हम, तो वहाँ पे हम आप सभी को, ठीक है, पूरे जिले का भेज देंगे। आप लोग जिस जिले के हो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा कि हाँ आपको कौन सा पढ़ना याद करना है, ठीक है। जैसे ज्योति जवाहर हो गया, मुक्ति दूत हो गए, अग्र पूजा हो गया, मेवाड़ मुकुट हो गया, जय सुभाष हो गया, कर्मवीर हो गया, तुमुल हो गया, इस तरह से ये सब जिला वाइज है, ठीक है। आप लोग जिस जिले के उसी हिसाब से सिर्फ एक का ही आपको आंसर लिखना है। मातृभूमि हो गया और यहाँ पे कर्ण हो गया, इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए आपको उनकी प्रमुख एक रचना का उल्लेख करना है। ये 5 नंबर का जीवन परिचय आता है। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तीनों में से आपको किसी एक का ही लिखना है। तरीके से आप सभी को पूरा लिखना है। यहाँ पे आप लोग बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, और इसी हिसाब से आप लोग ऐसे जीवन परिचय हेडिंग डालकर लिख लीजिएगा, ठीक है। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था तथा माता का नाम विभासी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो हमीरपुर में हुई थी। और 1921 ईस्वी में मिर्जापुर के मिशन स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। कुछ दिनों तक ये नागरिक परिचारिका सभा पत्रिका का संपादन भी किया था। स्वास्थ्य का दौरा पड़ने के कारण 1941 में इनका निधन हो गया। मुख्य रचनाएं चिंतामणि, त्रिवेणी, रश्मिमांसा आदि, ठीक है। इस तरह से आप सभी को पूरा ऐसे लिखना है, यहाँ पे बॉक्स बनाकर लिखना है। दूसरा देखिए जयशंकर प्रसाद है, इनका भी आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। आपको इस तरह से बॉक्स बनाकर ऐसे ही आपको लिखना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी की एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी, आप लोग यहाँ पे 90 भी लिख सकते हो, में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुनि देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख से बीता, किंतु बाद में इनको अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्पावस्था में क्षय रोग से ग्रस्त होकर इन्होंने यानी 1937 में ये स्वर्ग सिधार गए। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं कामयानी, लहर, तितली इत्यादि हैं, ठीक है। आपको ऐसे ही लिख देना है, पूरा इस तरह से बॉक्स बना कर लिख। आप सभी को 2 बता दिया, आप लोग दोनों को याद कर लीजिए। 100% है, पूरा यही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आप लोग कमेंट करोगे तो हम आप सभी को बता देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट है, दिए गए कवियों में से किसी का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख करना। ये भी 5 नंबर का है। सबसे पहले है तुलसीदास। तुलसीदास का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास, बॉक्स बना लेना है। इसमें आप लोग अगर संवत में
इनका जन्म लिख रहे हो तो संवत में आपको मृत्यु भी लिखना है। तो इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास का जन्म, ठीक है, संवत यहाँ पे 1554 बीसवी में यहाँ पे बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुसी था। इनका बचपन का नाम राम बोला था क्योंकि ये बचपन में इनके मुख में कुछ दांत पाए गए थे, ठीक है, और ये जन्म लेते ही राम का नाम बोल दिए थे, इसलिए इन्हें तुला राम या राम बोला कहा जाता है। ये सर्व प्रारंभ ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इनको बचपन में ही त्याग दिए थे। तब ये स्वामी नरहरि दास इनके गुरु हैं, ठीक है, उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। इनका विवाह जो हुआ था वो रत्नावली के साथ हुआ था। ये अपनी पत्नी के प्रेम पास में बहुत अनुरक्त रहते थे, अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, उसके प्रेम में ही लीन रहते थे, ठीक है। तो पत्नी ने क्या किया, एक बार डांट लगा दी, फटकार लगा दी, जिससे इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये पत्नी की प्रेम को छोड़ करके ये क्या हुए, वैराग्य में, ठीक है, इनका मन लगने लगा। और जो ये सबसे अधिक वैराग्य के समय अपना समय व्यतीत किए थे वो काशी में किए थे, ठीक है। ये काशी चले गए। इनका जीवन जो है काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु संवत 1680 गंगा के तीर, ठीक है, सावर शुक्ला सप्तमी तुलसी जो शरीर। तो इस तरह से दोहा भी कहा गया। तो यहाँ पे संवत 1680 बीसवीं काशी के 80 घाट पर हुई थी। इनकी रचनाएं रामचरितमानस से, विनय पत्रिका है, गीतावली है। इस तरीके से आपको लिख देना है। ये दोनों जीवन परिचय हम पहले से बता चुके। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिए। 2 नंबर का आ रहा है 27 नंबर पे, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। तो आपको संस्कृत के 3 श्लोक को याद करना है, जिसमें से 2 श्लोक आपके पद में आ जाएंगे उसका अर्थ लिखने के लिए। तो वो आपको नहीं लिखना है, जो नहीं आया रहेंगे उसी को आपको लिखना है। 4 लाइन का 2 नंबर का है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किन्हीं आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। संस्कृत के प्रश्न है, यहाँ पे 2 नंबर में है। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे सिर्फ 2 ही का ही आंसर देना है। किस तरह से, यहाँ पे हम चारों क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है वाराणसी किमर्थ प्रसिद्ध, ठीक है, यानी वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाराणसी विद्या, दर्शन, साहित्य, धर्म, ठीक है, कला, शिल्पार्थ के लिए वो प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रसिद्धा आसित, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है अलछेंद्र क आसित, तो यहाँ पे हो जाएगा अलछेंद्र यवन देश से राजा आसित, या आप लोग इस तरह से लिख सकते हो अलछेंद्र यवन राजा आसित, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नागरिक किमर्थ लज्जित अभवत, तो यहाँ पे नागरिक ग्रामीण से पहली काया उत्तरम दान तु न, ठीक है, अस्कनोत अतः स लज्जित अभवत। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे चंद्रशेखर का आसित, तो यहाँ पे चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित। तो इस तरह से आपको चारों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर ये क्वेश्चन आएंगे, आप लोग जल्दी से तैयार कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 निम्नलिखित में से आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, और ये 7 नंबर का इस बार कर दिया गया निबंध। इसमें 4 दिए, सिर्फ आपको किसी एक पर ही लिखना है। पहला है बेरोजगारी एवं अभिशाप पे निबंध, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है पर्यावरण प्रदूषण, ये जरूर आएगा, ये बिल्कुल लिखित है कि ये जरूर आएगा, 100% है कि ये जरूर आएगा, ये हर साल आता है। पर्यावरण प्रदूषण पे, ठीक है, विज्ञान अभिशाप या वरदान पे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई पे। तो यहाँ पे 2 काफी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। इसका हम आपको आंसर बता देते। तो यहाँ पे देखिए, आपको ऐसे लिखना है, पहले से हम बता चुके इसको। तो इस तरह से आपको नंबर लिखने हुए बाद पर्यावरण प्रदूषण, रूपरेखा में आपको, यानी आप लोग इस जो भी ये निबंध है इसके बारे में जो भी आप लोग हिंट्स लिखोगे, हेडिंग लिखोगे, वही आपको रूपरेखा में लिखना होता है। तो यहाँ पे प्रस्तावना सभी निबंध में होते हैं और एक लास्ट हेडिंग उपसंहार होता है, और बाकी ये जो सब हेडिंग है बीच के वो इस, यानी जो आप लोग निबंध लिख रहे हो उसके अंतर्गत होते हैं। तो यहाँ पे प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण का कारण, प्रदूषण को रोकने का उपाय, उपसंहार। तो इस तरह से आपको प्रस्तावना हेडिंग डालकर आपको लिखना कैसे, ऐसे लिखना है, ठीक है। विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। प्रदूषण का अर्थ स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। इसके बाद प्रदूषण के प्रकार आपको लिखना। आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। तो किन किन रूपों में दिखाई पड़ता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। अब आपको जो प्रदूषण है उसी को हेडिंग डालकर उसके अंतर्गत आपको अपने शब्दों में बनाकर लिखना होता है। जो भी आप लोग अपने आसपास वातावरण में देख रहे हो वही चीजें आप सभी को लिखना है। देखिए, हम आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, पूरे के पूरे हिंदी के पेपर का आंसर आप सभी को दे रहे हैं। ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताता है,
ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस पेपर में जितने क्वेश्चन है सभी वायरल है, सभी आपके एग्जाम में 101% गारंटी पक्का आएगा। तो आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कम से कम इस वीडियो पे, ठीक है, 1000 लाइक जो है ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम इतना मेहनत किए तो आप लोग भी, ठीक है, आप लोग भी कर सकते हो। हम सभी लोगों के लिए इतना मेहनत किए तो आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी दोस्तों में ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे इन सभी सब्जेक्ट का पेपर बता चुके वायरल, आप लोग प्लेलिस्ट भी हम बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर चैनल पे देख लीजिएगा। और इस वीडियो के लास्ट में भी हम उस वीडियो का प्लेलिस्ट लगा देंगे, उस पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए, वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित होती है, ठीक है। जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव अपनी आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। इसको हमने काफी अच्छे तरीके से समझा कर बताया है। पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध आप लोग सर्च करोगे तो वहाँ पे हमारी वीडियो आ जाएंगे, उसको आप लोग देखकर क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ पे काफी ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको काफी शॉर्टकट में ही बता दे रहे हैं। जल प्रदूषण, जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जल ही जीवन है। गांव गांव में जो टंकरे आते हैं उसके पीछे लिखा होता है, आप सभी लोग भी पढ़े होंगे, ठीक है। जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। देखिए, ध्वनि प्रदूषण हो गया। ध्वनि प्रदूषण जो वो आज की एक नई समस्या, इसे वैज्ञानिक व्यक्ति ने पैदा किया है। जैसे मोटर कार, ट्रेन, कारखानों, मशीनों, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। रासायनिक प्रदूषण में क्या है, ये भी आधुनिक है, ये कृषि से ज्यादातर ये उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। आज की आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण काफी तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण जो उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों, कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। अत्यधिक जो जनसंख्या वृद्धि है तो उसके हिसाब से किसान लोगों को खेती भी करना है, तभी तो सभी जनता अच्छे से अपना भरण पोषण कर सकते, अपनी खान पान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो किसान लोग भी हैं वो भी अपने खेतों में काफी ज्यादा यूरिया डाल रहे हैं, कई प्रकार की कीटनाशकों को डाल रहे हैं, ठीक है। काफी अच्छी विटामिन दे रहे हैं, जिससे उनकी जो फसल है वो आज इतने बड़े दिख रहे हैं तो कल वो इतने बड़े दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कई प्रकार के इंजेक्शन भी आ रहे हैं कि जो लौकी की कोई भी फल 1 अंगुली का है, ठीक है, उसको इंजेक्शन किसान आज लगा दे रहे हैं तो कल वो 1 हाथ का हो जाता है। तो इस तरह से काफी लोग जो है किसान लोग वो दवाइयों का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रदूषण का कारण, यानी प्रदूषण का क्या कारण। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि। विश्व की जो जनसंख्या है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, सुरसा की भांति विकराल रूप धारण किया हुआ है। दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण को रोकने का उपाय आपको किस तरह से लिखना है, तो बढ़ती हुई जो जनसंख्या वृद्धि है उसको आपको रोकथाम करना होगा। अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, जल में कचरे व मृत शव को न बहाया जाए तथा धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनवाया जाए जहां पे जनसंख्या कम हो। उपसंहार में आप सभी को अपना विचार देना होता है कि किस तरह से ये पर्यावरण प्रदूषण जो है उसको रोका जा सकता है। इसके लिए देखिए, हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है, इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। इस तरह से आपको पूरा लिखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विज्ञान वरदान है या अभिशाप पर निबंध है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि इतना लंबा पेपर बताते बताते हम भी थक चुके। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी को इसका पूरा काफी अच्छे तरीके से समझा कर बताएंगे। तो इस तरह से आपको विज्ञान का अध्ययन हेडिंग डालना है। विज्ञान का अध्ययन क्या क्या है, परिवहन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, दैनिक जीवन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इस तरह से आप सभी को पूरा ऐसे ही लिखना है। इसके बाद लास्ट में आपको विज्ञान वरदान है, अभिशाप, इसको सिद्ध करना है। इसके बाद लास्ट में उपसंहार लिखना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पूरा लिखना है और बाकी के निबंध आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। देखिए, ये क्वेश्चन है जो है ये नया है, ठीक है, न्यू क्वेश्चन आया आपके हिंदी के पेपर में क्लास 10th में। तो यहाँ पे आपको प्रार्थना पत्र लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और छात्रवृत्ति के लिए आपको प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है और 2 दिया है आपको, किसी एक पर लिखना। अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का आपको निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखना है। तो ये दोनों जो यहाँ पे पत्र है इसको हम बता चुके हैं, आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। और इस वीडियो के बाद भी नेक्स्ट वीडियो में हम आप सभी को, ठीक है, इन दोनों प्रार्थना पत्रों का आंसर काफी अच्छे तरीके से लिख करके बताएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे वीडियो आएगी तो आप लोग तुरंत देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना। ये जो पेपर था हिंदी का बिल्कुल वायरल था,
आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। आप लोग अगर इसको तैयार कर लिए तो आपका 70 में 70 नंबर पक्का है। इससे पहले भी हमने हिंदी के 3 मॉडल पेपर को बता चुका है वायरल, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग उसको तैयार करोगे, इस पेपर को तैयार करोगे, यानी कम से कम आप लोग जो 4 पेपर हम आपको इस चैनल पे बताएं पूरे को तैयार करना है। और जितने भी हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो गद्यांश पद्यांश से बताएं उसको भी तैयार करना है, ठीक है। और कुछ प्रीवियस ईयर्स पेपर को भी तैयार करना है, तब जाकर आपका हिंदी में 70 में 70 नंबर आएगा, ठीक है। तो आप लोग सभी को तैयार करोगे तभी आपका 70 में 70 नंबर आएगा। तो इस तरह से आप लोग तैयार कर लीजिए। ऐसे ही हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट का पेपर आ चुका है, आप लोग सभी को देख लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से आप लोग ज्वाइन कीजिए। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाती है सभी सब्जेक्ट की। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पे विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।